गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी किस तरह से हमारी इकोनॉमी के अंदर डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन का सामना करती है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्टली मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली कौन सी पॉलिसी है? विच इज मेड बाय द सेंट्रल बैंक। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है स्टूडेंट? आरबीआई बनाता है। मॉनेटरी पॉलिसी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? सप्लाई ऑफ क्रेडिट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट और इंटरेस्ट रेट को जो कंट्रोल करे, बेसिकली उसी के लिए बनाई जाती है। उस पॉलिसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति का अर्थ क्या है? जो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को नियंत्रित करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई द्वारा बनाई गई जो मॉनेटरी पॉलिसी है, दो कंट्रोल से क्या करती है? इकोनॉमी को हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो वो कंट्रोल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स। सेकंड है स्टूडेंट हमारा क्वालिटेटिव कंट्रोल। देखो बेटे, क्वांटिटेटिव कंट्रोल क्या होते हैं बच्चों? जो ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं वो सब क्या होते हैं बेटे? हमारे क्वालिटेटिव कंट्रोल, सॉरी क्वांटिटेटिव कंट्रोल। क्वांटिटेटिव कंट्रोल वो कंट्रोल होते हैं जो ओवरऑल मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल करते हैं। दिस इज नोन एज क्वांटिटेटिव कंट्रोल। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल की। क्वालिटेटिव कंट्रोल्स वो कंट्रोल होते हैं बेटे बेसिकली जो इकोनॉमी के अंदर सिलेक्टेड सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर सप्लाई, क्रेडिट की सप्लाई का कोटा फिक्स करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो सिलेक्टेड सेक्टर के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर क्वालिटेटिव कंट्रोल। क्वालिटेटिव कंट्रोल आर आल्सो नोन एज सिलेक्टिव कंट्रोल। अब हम बात करते हैं इनकी जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे क्वालिटेटिव के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट? बैंक रेट, सेकेंड है स्टूडेंट यहां पर सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो। थर्ड है स्टूडेंट एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। और फोर्थ है बच्चों यहां पर हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब देखो बेटे, हमें सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक के अंदर क्या देखना है कि किस तरह से इंस्ट्रूमेंट हेल्पफुल हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए। फर्स्ट वन, बैंक रेट कौन सी रेट होती है? जिस पर एक आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बैंक रेट। अब देखो बेटा, हमें इसको किससे कनेक्ट करना है? इन्फ्लेशन से, इट मीन्स एक्सेस डिमांड से, और हमारी डेफिशिएंट डिमांड से। अब देखो बेटे, बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है, और कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को जिस रेट पे लोन प्रोवाइड कराता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंटरेस्ट रेट। अब देखो बेटा, अगर इकोनॉमी के अंदर क्या है? एक्सेस डिमांड है। क्या है स्टूडेंट? इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है। तो बेटे एक्सेस डिमांड को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट को रेज कर देगा, बढ़ा देगा। अगर आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा देगा तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट रेट मार्केट में क्या हो जाएगा? पब्लिक के लिए बढ़ जाएगा। तो यहां से बेटे जो पब्लिक के लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, उधार लेने की जो लागत है, वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इससे हम लोग क्या कर पाएंगे? एक्सेस डिमांड को कॉम्बेटेड कर पाएंगे, एक्सेस डिमांड का सामना कर पाएंगे। दोबारा से सुनिए बच्चों, आरबीआई क्या करेगा? कमर्शियल बैंक को जो चार्ज करने वाली रेट, दैट्स अ बैंक रेट, बैंक रेट को बढ़ाएगा। बैंक रेट से अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा पब्लिक के लिए? इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्रेडिट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, तो इसलिए सप्लाई ऑफ क्रेडिट भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रिड्यूस हो जाएगा। अगर सप्लाई ऑफ क्रेडिट रिड्यूस हो जाएगा तो अल्टीमेटली एक्सेस डिमांड का कॉम्बैट किया जा सकेगा। अब हम बात करते हैं हमारी डेफिशिएंट डिमांड की। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, अगर डिमांड क्या है बच्चों? कम, तो हमें कैसे सामना करना है? हमें डिमांड को बढ़ाना है। तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट को इंक्रीज करेगा। आरबीआई ने बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो
बैंक रेट को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। बैंक रेट को डिक्रीज करने से जो इंटरेस्ट रेट क्या है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट के कम होने से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी, यानी कि ऋण लेने की लागत क्या है, ब्याज, वो भी क्या हो जाएगा, कम। और सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ेगी देन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज आल्सो राइजेस। तो बेटे इसी तरह हम लोग क्या कर पाएंगे, डेफिशिएंट डिमांड को कॉम्बेटेड कर पाएंगे, डेफिशिएंट डिमांड का सामना कर पाएंगे, उसको करेक्ट कर पाएंगे। सेकेंड वन, CRR क्या होता है बच्चों? देखिए स्टूडेंट, RBI क्या करता है, कमर्शियल बैंक से के लिए एक रेट फिक्स करता है। वैसे CRR क्या होता है बच्चों, कैश रिजर्व रेशो, कि हर एक कमर्शियल बैंक को अपने पास टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज RBI के पास डिपॉजिट कराना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। इन अ कैश रिजर्व रेशो दैट इज फिक्स्ड बाय द RBI एंड टाइम टू टाइम RBI कैन चेंज द CRR एज पर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग RBI क्या कर सकता है, कैश रिजर्व रेशो को चेंज कर सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो बेटे, यहां पर बेसिकली अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन माने एक्सेस डिमांड, क्या है इकोनॉमी में, एक्सेस डिमांड, तो हमें इस डिमांड को कम करना है। तो RBI क्या करेगा, RBI CRR को इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, CRR को इंक्रीज। CRR को इंक्रीज करने से जो हमारे कमर्शियल बैंक है स्टूडेंट, उनके पास बेसिकली क्रेडिट क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी CRR के बढ़ाने से क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होने से अल्टीमेटली इफेक्ट क्या रहेगा कि जब कमर्शियल बैंक नहीं क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे तो सप्लाई ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगी, कम, जिससे हम लोग एक्सेस डिमांड का सामना कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं डेफिशिएंट डिमांड की, डेफिशिएंट डिमांड में क्या करेगा RBI, CRR को डिक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, पहले से क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी बैंक की पहले से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ मनी। और नो डाउट बेटे, जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा दिस विल आल्सो इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, गुड्स और सर्विस की डिमांड भी अल्टीमेटली पहले से इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा SLR। SLR क्या होता है, देखो बेटे, RBI कमर्शियल बैंक के पास बेसिकली एक रेट कोड डिसाइड करती है, जिसका कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को अपने खुद के पास रखना होता है। देखो बेटे, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, CRR क्या है, कैश रिजर्व रेशो, इसमें यहाँ पर RBI क्या करता है, कमर्शियल बैंक के पास जो टोटल डिपॉजिट होता है उसका कुछ परसेंटेज RBI को पास जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग CRR। यहाँ पर बेसिकली SLR क्या है कि जितना पैसा कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो कैश की फॉर्म में है, चाहे वो गोल्ड, चाहे वो डायमंड, चाहे वो फॉरेन सिक्योरिटीज, और चाहे वो बेसिकली किसी प्रॉपर्टी के कागजात के रूप में, अपने खुद के ही पास कैश के रूप में रखना होता है। तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। ओके, तो बेटा यहाँ पर हम लोग कैश में, लिक्विड एसेट्स में किस चीज को शामिल करते हैं, लिक्विड एसेट्स में हम लोग शामिल करते हैं कैश, गोल्ड और यूनेंसी ब्रेड सिक्योरिटीज। देखो बेटे, कैश आपको क्लियर है, गोल्ड आपको क्लियर है, ये यूनेंसी ब्रेड सिक्योरिटीज क्या होती है बेटे, भार मुक्त प्रतिभूतियां, जो बेसिकली जिनको मॉर्टगेज रखकर कोई लोन नहीं लिया गया है। तो बेटे इन तीनों चीज को हम लोग किस में काउंट करते हैं, लिक्विड एसेट में। तो टोटल जमा का कुछ परसेंटेज कैश कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड एसेट के रूप में रखना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। अब देखो बेटे, बात करते हैं हम लोग बेसिकली एक्सेस डिमांड में। एक्सेस डिमांड के टाइम क्या करना चाहिए स्टूडेंट, RBI को SLR को क्या कर देना चाहिए, रेस्ट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, रेस्ट कर देना चाहिए। SLR को रेस्ट करेंगे तो नो डाउट इससे कमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी अगर कम हो जाएगी तो नो डाउट इसके कारण इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाएगा,
रिड्यूस हो जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी क्या हो जाएगा, रिड्यूस। इसके कारण बेटे हम लोग एक्सेस डिमांड का सामना कर सकेंगे। ओके, और अगर इकोनॉमी में क्या है स्टूडेंट, डेफिशिएंट डिमांड है, क्या है, डेफिशिएंट डिमांड, मांग में क्या है, कमी, हमें मांग को बढ़ाना है, तो हम लोग एसएलआर को क्या करेंगे स्टूडेंट, रिड्यूस करेंगे। एसएलआर को रिड्यूस करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, और उसके कारण बेसिकली क्या होगा कि जो सप्लाई ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सप्लाई ऑफ मनी के इंक्रीज होने से सबसे पॉजिटिव इफेक्ट क्या आएगा स्टूडेंट, इससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी और गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी, तो डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट किया जा सकेगा। लास्ट है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आप सबको पता है बेटे जो आरबीआई बैंक है वो बेसिकली गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, सेल एंड परचेज of government securities by RBI is known as open market operations। अब देखो बेटे बेसिकली अगर लोगों के पास सब मनी है तो मनी को इन्वेस्ट कैसे करेंगे, देखो बेटे इनकम के दो ही हिस्से होते हैं, तो आप कंज्यूम करोगे या आप सेव करोगे, सेविंग को फर्दर आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट ही तो करोगे। तो बेटे देखो अगर बेसिकली इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, आरबीआई को जनता का जो ध्यान है बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ रखना चाहिए। तो बेटे बेसिकली जब इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड है तो लिक्विडिटी को रिड्यूस करने के लिए आरबीआई हैज टू सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर देना चाहिए, जिसके कारण इकोनॉमी में से लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अगर लिक्विडिटी नहीं होगा, कैश क्रंच होगा, तो ऑब्वियसली इट विल आल्सो लोअर द एग्रीगेट डिमांड, इसके कारण डिमांड क्या हो जाएगी, कम, और एक्सेस डिमांड को करेक्ट किया जा सकेगा। बट इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, अगर क्या है स्टूडेंट, डेफिशिएंट डिमांड है, तो गवर्नमेंट को बेसिकली आरबीआई को क्या करना चाहिए, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट से क्या कर लेना चाहिए, रीपरचेज कर लेना चाहिए, ताकि इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी लेवल को बढ़ाया जा सके और डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन को कवर किया जा सके। स्टूडेंट बेटे ये मैंने सारे कौन से कंट्रोल डिस्कस किए हैं, क्वांटिटेटिव कंट्रोल। अब मैं आपको डिस्कस करूंगी क्वालिटेटिव कंट्रोल्स। कंट्रोल दीज आर आल्सो नोन एज सिलेक्टिव कंट्रोल। फर्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट स्टूडेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है यहाँ पर, बेसिकली मार्जिन रिक्वायरमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी वैल्यू minus loan grant requirement। This is the difference between security value and loan granted। मान लो बेटे कमर्शियल बैंक से लोन लेने के लिए ए नाम का एक पर्सन है, वो अपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मोर्टगेज करता है, उसके बदले में कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसको बेसिकली 90 लाख रुपए का लोन देता है। तो इन दोनों के बीच में जो 10 लाख का डिफरेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, अगर इकोनॉमी में क्या है स्टूडेंट, एक्सेस डिमांड है, तो एक्सेस डिमांड के अंदर हम लोग एक्सेस डिमांड को रिड्यूस करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे स्टूडेंट, इंक्रीज कर देंगे। अगर हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम, तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई ऑफ मनी भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रिड्यूस हो जाएगा, जिसके कारण एक्सेस डिमांड को हम लोग क्या कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे। दोबारा देखिए, एक्सेस डिमांड को कवर करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाएंगे, इससे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगा, कम, और मनी सप्लाई कम होने से डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं अब डेफिशिएंट डिमांड की, डेफिशिएंट डिमांड के अंदर क्या होगा, हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट को पहले से क्या करेंगे स्टूडेंट, डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज करने से क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी भी इंक्रीज हो जाएगी और हम लोग डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर सकेंगे। जैसे देखो बेटे इसी एग्जांपल के अंदर कमर्शियल बैंक को कितने का लोन दे रहा है, 90 लाख का। अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट को 10 से बढ़ाकर
बेसिकली क्या कर दे, 20 लाख कर दे, तो अब लोन कितने का देगा, 80 लाख का। जब लोन कम मिलेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट के बढ़ने से लोन क्या मिलेगा, कम, सप्लाई ऑफ मनी कम, डिमांड कम और एक्सेस डिमांड विल बी कॉम्पिटिटिव। अगर हम बात करते हैं डेफिशिएंट डिमांड की, हम 10 को कम करके, जो बीच का डिफरेंस है, इसको कर देते हैं 5 लाख। अब उसको लोन कितने का दे रहे हैं हम लोग, 95 लाख का। तो एमआर के डिक्रीज होने से मार्जिन रिक्वायरमेंट की अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी और डेफिशिएंट डिमांड को कवर किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा यहाँ पर राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या मतलब होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट का? राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है बेटे, हमारे जो बेसिकली क्रेडिट का कोटा है डिफरेंट सेक्टर के लिए डिसाइड करते हैं, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए और टर्शियरी सेक्टर के लिए। दिस इज नोन एज राशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी कि बेसिकली टू फिक्सिंग द कोटा ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स फॉर द क्रेडिट इज नोन एज राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो बेटे बेसिकली क्या होगा कि अगर इकोनॉमी में क्या है स्टूडेंट, ऑलरेडी डिमांड का लेवल कम है, डेफिशिएंट डिमांड है, तो हम लोग क्या करेंगे, राशनिंग ऑफ क्रेडिट को विड्रॉल कर लेंगे ताकि क्षेत्रों के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्रेडिट की डिमांड बढ़े। अगर क्रेडिट की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड के लेवल को रेज किया जा सकेगा। लेकिन अगर बेटे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो हम लोग क्रेडिट राशनिंग को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, अकॉर्डिंग टू फिक्स कोटा के अकॉर्डिंग ही उनको क्या करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे। ओके, तो इसमें क्या है कि इन एक्सेस डिमांड क्रेडिट राशनिंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड और इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्रेडिट राशनिंग विल बी विथड्रॉल। ओके, अब हम लास्ट पॉइंट करेंगे बेटे इस टॉपिक का, दैट इज मोरल सुएशन। मोरल सुएशन क्या होता है बच्चों, नैतिक प्रभाव। इसको समझिए, देखो बेटे बेसिकली आरबीआई बैंक एपेक्स बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, पूरे बैंकिंग सिस्टम को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है। आरबीआई बेसिकली क्या चाहता है कि जितने भी मेंबर बैंक्स है उसके डायरेक्शंस के, उसके डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग काम करे। इफ द मेंबर बैंक इज नॉट एग्रीड, इट डज नॉट वांट टू फॉलो द डायरेक्शंस व्हिच आर गिवन बाय द आरबीआई, देन द आरबीआई बैंक कैन कैंसल द मेंबरशिप ऑफ द मेंबर बैंक। मेंबर बैंक की मेंबरशिप को क्या कर सकता है, वो कैंसिल कर सकता है। बेसिकली जो हमारा आरबीआई बैंक है वो क्या चाहता है कि उसकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम किया जाए। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि क्रेडिट पॉलिसी को रिस्ट्रिक्ट कर दो, यानी कि कठोर नीति अपनाओ, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को क्या करो, रिड्यूस करो, ताकि एग्रीगेट डिमांड को कम किया जा सके। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड क्रेडिट को क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि एक्सेस डिमांड को कम किया जा सके। और ड्यूरिंग डिफ्लेशन यानी कि डेफिशिएंट डिमांड एग्रीगेट डिमांड को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए क्रेडिट की पॉलिसी को लिबरल बनाया जाए। इट मीन्स डियर मनी पॉलिसी कब फॉलो करनी है हमें, डियर मनी पॉलिसी होती है बेटे महंगी मौद्रिक नीति, इसको कब अपनाना है हमें, एक्सेस डिमांड में। और जो चीप मनी पॉलिसी है उसको कब फॉलो करना है हमें, डेफिशिएंट डिमांड में। बेटे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आप सबको बताया बेटे कमर्शियल बैंक के अंदर भी पूरा वाइडली एक्सप्लेन किया गया था आपके लिए मॉनेटरी पॉलिसी को। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमर्शियल बैंक के क्वालिटेटिव कंट्रोल्स को भी चेक कर सकते हैं, जिसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेटरी मैनर में इसको समझना है। अदरवाइज मुझे लगता है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।